नमस्कार। आज हम 18वीं सदी के एक ऐसे विचारक की दुनिया में जा रहे हैं जिनकी सोच ने न सिर्फ क्रांतियों को जन्म दिया बल्कि डेमोक्रेसी की नींव तक हिला दी। तो चलिए जॉन जाक रूसो के विचारों को करीब से समझते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि इंसान तो जन्म से एकदम अच्छा होता है, लेकिन ये जो समाज है ना, यही उसे बिगाड़ देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर हाँ, यही मानते थे जॉन जाक रूसो। और बस यहीं से उनकी सोच की वो क्रांति शुरू होती है जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सोचिए, आज के इस सोशल मीडिया के दौर में ये बात कितनी सही लगती है कि हमारा माहौल हमें कितना और कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। रूसो की सोच को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी 3 मुख्य किताबों को एक रोड मैप की तरह देखना। सबसे पहली डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, ये बताती है कि समाज में आखिर प्रॉब्लम है क्या। दूसरी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस प्रॉब्लम का एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन देती है। और तीसरी एमील, उनके फिलॉसफी को एजुकेशन के जरिए असल जिंदगी में लागू करने का रास्ता दिखाती है। मतलब प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड एप्लीकेशन। बस इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? रूसो के हिसाब से गड़बड़ तब शुरू हुई जब हम इंसान के असली नेचर को ही भूल गए। उनका मानना था कि अपनी प्राकृतिक अवस्था में यानी सोसाइटी बनने से पहले इंसान एक नोबल सैवेज था, मतलब एक भला सीधा सादा जंगली। वो स्वभाव से अच्छा था, भोला था, और वो सिर्फ 2 बेसिक फीलिंग से चलता था। एक तो आत्मप्रेम यानी खुद की रक्षा करना, और दूसरा करुणा यानी दूसरों का दुख देखकर पिघल जाना। रूसो के लिए ये सभ्यता और समाज ही थे जिन्होंने इस भले इंसान को करप्ट कर दिया। अब देखिए, ये बात सच में कितनी रेवोल्यूशनरी थी उस जमाने में, जहां उनके ही दौर के विचारक हॉब्स कह रहे थे कि इंसान तो स्वभाव से ही सेल्फिश और क्रूर होता है, और लॉक का मानना था कि इंसान तार्किक होता है। वहीं रूसो ने एक बिल्कुल ही अलग, एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू पेश किया। उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान की जो बुनियादी अच्छाई है हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, उस पर शक नहीं। चलिए अब जरा रूसो की प्राकृतिक अवस्था की दुनिया में चलते हैं। हॉब्स की उस सोच से ये बिल्कुल अलग थी, जहां हर कोई हर किसी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। रूसो का मानना था कि सोसाइटी बनने से पहले की जिंदगी एकदम शांत, आजाद और बराबर थी। ये एक रमणीय आनंद की स्थिति थी। मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक थे। तो फिर सब कुछ बिगड़ा कहां से? ये स्लाइड उसी पतन की कहानी बताती है। देखिए, पहले नोबल सैवेज था, सब ठीक था। फिर खेती और धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे लोग एक जगह टिक कर रहने लगे, और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी की। रूसो कहते हैं वो पहला इंसान जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर हिम्मत से कहा, ये मेरा है, असल में वही असली सोसाइटी का संस्थापक था। और बस इसी एक कदम ने जलन, बराबरी का खत्म होना और लड़ाई झगड़े को जन्म दे दिया। इससे पहले कि हम रूसो के सॉल्यूशन पर बात करें, 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, क्या वाकई में समाज हमें बदल देता है? हमारी अच्छाई या बुराई में हमारे आसपास के माहौल का कितना बड़ा हाथ होता है? तो सॉल्यूशन क्या है? रूसो पेश करते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता। अब ये किसी राजा या सरकार के साथ कोई डील नहीं है, बल्कि ये लोगों का आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाने का समझौता है। ये जो पुल आप देख रहे हैं, ये एकदम सही दिखाता है कि लोग अपनी असीमित प्राकृतिक आज़ादी को छोड़ते हैं और बदले में कानूनों से सुरक्षित नागरिक आज़ादी और नैतिक आज़ादी पाते हैं। इस समझौते का दिल है जनरल विल या सामान्य इच्छा का कॉन्सेप्ट, और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। जनरल विल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हो सकता है सबकी इच्छा ये हो कि टैक्स कम कर दिए जाएं, क्योंकि हर कोई अपने पैसे बचाना चाहता है। लेकिन सामान्य इच्छा ये हो सकती है कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए टैक्स देना जरूरी है, क्योंकि ये पूरे समाज की भलाई के लिए है। ये हमारी स्वार्थी इच्छाओं से ऊपर सबकी भलाई की एक सोची समझी इच्छा है। तो इस जनरल विल की क्या खासियत है? रूसो के मुताबिक ये हमेशा सही होती है, क्योंकि इसका मकसद सबकी भलाई है। इसे बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरे समाज की एक आवाज है, और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, कॉमन गुड, यानी सबका भला। आप कह सकते हैं कि ये एक मॉरल कंपस की तरह है जिसकी तरफ पूरा समाज मिलकर काम करता है। और इसी से जन्म होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी का, यानी लोकप्रिय संप्रभुता। इसका सीधा सा मतलब है कि जो सबसे बड़ी पावर है वो हमेशा और हमेशा आम जनता के पास रहती है। इसे ना तो किसी नेता को सौंपा जा सकता है और ना ही इसे बांटा जा सकता है। लोग ही असली शासक हैं,
और इसी वजह से रूसो ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के आइडिया को सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर आज़ादी का क्या मतलब हुआ? रूसो के लिए असली आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कोई नियम कानून ही ना हो। असली आज़ादी, जिसे वो पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं, वो उन कानूनों को मानना है जो हमने खुद अपने लिए बनाए हैं। जब हम जनरल विल से बने कानूनों को मानते हैं तो हम किसी के गुलाम नहीं होते, बल्कि हम खुद के मालिक बनते हैं। यही सेल्फ मास्टरी ही सच्ची आज़ादी है। और इस सामाजिक समझौते से हमें दो तरह की आज़ादी मिलती है। पहली है मॉरल फ्रीडम, यानी अपनी छोटी मोटी स्वार्थी इच्छाओं के गुलाम होने से आज़ादी, और दूसरी है सिविल फ्रीडम, जो समाज के कानून हर किसी के लिए सेफ बनाते हैं। तो एक नागरिक न सिर्फ पॉलिटिकल रूप से आज़ाद होता है, बल्कि वो मॉरली बेहतर और ज़्यादा जिम्मेदार भी बन जाता है। और यहीं पे रूसो का सबसे मशहूर और सबसे कंट्रोवर्शियल वाक़या आता है। इंसान को आज़ाद होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सुनने में एकदम उल्टा लगता है ना? लेकिन रूसो का तर्क ये था कि अगर कोई इंसान अपनी स्वार्थी इच्छाओं के कारण जनरल विल को नहीं मानता, तो समाज उसे मानने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसा करना असल में उसे उसकी ही असली इच्छा को मानने के लिए मजबूर करना है, जो आखिर में उसकी और सबकी भलाई और आज़ादी के लिए ही है। तो रूसो किस तरह की सरकार चाहते थे? वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत बड़े सपोर्टर थे, जहां नागरिक खुद कानूनों पर वोट करते हैं, अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए नहीं। उन्होंने तो ब्रिटिश सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अंग्रेज सिर्फ चुनाव के दिन आज़ाद होते हैं, उसके बाद वो फिर से गुलाम बन जाते हैं। उनका मानना था कि अपनी जिम्मेदारियों को किसी और के हवाले नहीं किया जा सकता। रूसो का मानना था कि एक अच्छा समाज बनाने के लिए सिर्फ सही सरकार काफी नहीं है, सही नागरिक भी चाहिए, और ये नागरिक बनते हैं सही शिक्षा से। अपनी किताब ईमेल में उन्होंने नेचुरल एजुकेशन पर जोर दिया, मतलब बच्चों को रट्टा लगवाने की जगह उन्हें एक्सपीरियंस से सीखने दो। उनका यह भी मानना था कि बच्चों को समाज के बुरे असर से तब तक बचाकर रखना चाहिए जब तक वो सही गलत का फैसला खुद करने लायक न हो जाएं। हाँ, लेकिन हर बड़ी सोच की तरह रूसो के विचारों की भी काफी आलोचना हुई है। क्रिटिक्स कहते हैं कि जनरल विल का आइडिया बहुत वेग है, मतलब साफ नहीं है, असलियत में इसे पहचाना कैसे जाएगा, और साथ ही आज़ाद होने के लिए मजबूर किए जाने का विचार कितना खतरनाक हो सकता है। कोई भी तानाशाह अपनी मनमानी को जनता की असली इच्छा बताकर तानाशाही को सही ठहरा सकता है। इन आलोचनाओं के बावजूद रूसो का असर बहुत बड़ा है। उन्हें आधुनिक लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। उनके विचारों ने ही तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को वैचारिक आग दी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के नारे सीधे सीधे उन्हीं की सोच से निकले थे। उन्होंने पॉलिटिकल थिंकिंग का फोकस प्राइवेट प्रॉपर्टी की रक्षा से हटाकर नैतिक समानता और सामाजिक न्याय की ओर मोड़ दिया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से बताती है। प्रॉब्लम: समाज और प्राइवेट प्रॉपर्टी ने इंसान की प्राकृतिक अच्छाई को बिगाड़ दिया। सॉल्यूशन: एक सामाजिक समझौता जो एक ऐसी कम्युनिटी बनाता है जो जनरल विल से चलती है। और रिजल्ट: नागरिक पॉपुलर सॉवरेनिटी के जरिए सच्ची नैतिक और नागरिक आज़ादी हासिल करते हैं। आखिर में रूसो को समझना सिर्फ एक पुराने फिलॉसफर को पढ़ना नहीं है, ये हमें समाज को, सरकार को और यहाँ तक कि खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि एक बेहतर और न्याय से भरा समाज आखिर कैसा हो सकता है। अगर आपको इन तीन बड़े विचारकों के बीच के फर्क को एक ही बार में समझना है, तो ये टेबल आपके लिए एक बेहतरीन गाइड है। इंसान के स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और असली पावर किसके पास है, इन सब पर हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार कितने अलग थे, ये यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखता है। ये उनकी फिलॉसफी के कोर डिफरेंस को समझने के लिए एक शानदार टूल है।